नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बात हुई। पिछले काफी दिनों से स्वास्थ्य और सरकारी उत्पीड़न से सुस्त पड़े भाई आजम खां आज बाहर निकले और आजम खां गए मिलने चंद्रशेखर रावण से। चंद्रशेखर रावण से मिलने जाना आजम खां साहब का कई मायने अपने आप में रखता है। एक तो आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के काफी बड़े नेता हैं। दूसरी बात है कि आजम खां राजनीति के बहुत माहिर और शातिर खिलाड़ी हैं और उनका किया हुआ कोई भी एक्ट यूं ही नहीं देखा जाएगा, उसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। तो आजम खां साहब चंद्रशेखर रावण से मिलने गए, उनका कुशल क्षेम पूछा, फिर उनके साथ जॉइंट एक पीसी की। अब ये अलग बात है, पीसी में चंद्रशेखर रावण जी ने ही अपनी बात रखी, लेकिन बात क्या रखी वो एक महत्वपूर्ण चीज है। आप सुनिए जरा। पीसी करके बताया कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत पे पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूं कि जिनकी जरूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियां जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जाँच हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बड़ी मजबूती से जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो चुनाव सजा होने के बाद पता लगता है कि डीएम साहब के दबाव में मुकदमे लिखा गया था, बाद में वादी मना कर देता, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता तस्वीर। पुलिस के आज के खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमजोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना। तो वो जल्दबाजी ना करे, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जाँच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जाँच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि फेयर जांच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है उसके बारे में अभी मैंने लीडर्स को बुलाया है, सब लोगों को।
और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए। ये ना हो कि हम इसमें फंसे रहे, इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी। तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे 6-6:30 बजे क्लियर हो जाएगी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊं कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोह अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना हो। अध्यक्ष जी, जब आप पे हमला हुआ तो आपने ये कहा था कि हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने उन लोगों को पहचान लिया था। तो जिस प्रकार उनके आज आपने देखा प्रेस वार्ता हुई, तो क्या लगता है वही व्यक्ति थे? नहीं, दिखाए नहीं। आपने देखा क्या? दिखाए? आपने देखा हो तो मीडिया के लोगों ने बताओ। फोटो भी वायरल हो चुके हैं सर, आपने देखा होगा। नहीं, पुलिस की कार्यशैली ऐसी, फोटो किसी का दिखाते हैं, जाता कोई है, हथियार कोई होता है, लगाया कोई जाता है, पकड़ते कहीं से हैं, दिखाते कहीं से हैं। तो इतने कम समय में कट्टे से तो फायर नहीं हो सकती लगातार, और फायर 6-7 हुई है, 3 नहीं हुई है। तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जांच कर लें, जल्दबाजी ना करें। मैं समझता हूँ उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उनको सरकार को जवाब देना है, लेकिन सरकार भी ध्यान रखे कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि लोगों में भय का। आप कानून व्यवस्था तो अच्छी कर नहीं पा रहे हो, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करने से कोई फायदा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस जांच के इसको सही ओर ले जाएगी और जांच को भटकाने काम। तो आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर रावण जी ने स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया कि जो लड़के पकड़े गए हैं उन पे भी बात है कि वही लड़के थे कि नहीं थे। पुलिस हड़बड़ी ना करे, कुछ पुलिस वालों पे भरोसा है, कुछ पे नहीं है, सरकार के दबाव में काम ना करें। और जो लीगल प्रोसीजर में होता है, चूंकि चंद्रशेखर भाई भी एक वकील हैं और उस लिहाज से उन्होंने कहा कि मुलजिम कोई और होता है, जेल किसी और को भेज देते हैं, बरामदी के नाम पे कहीं से भी कोई असलाह दिखा देते हैं, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो इस पे सबसे पहली बात यह है कि अगर यही लड़के मुलजिम हैं तो इन्होंने ये एक्ट ऐसे कर दिया, मसला ये नहीं है, इनसे करवाया गया है। इनको बंदूक किसने बरामद कराई, इनको साधन किसने मुहैया कराया, पूरी योजना क्या रची गई थी, इसके पीछे बेसिकली कौन लोग हैं, इस बात पे उन्होंने इंडिकेट किया। और यही सबसे जेन्युइन बात है कि एक घटना हो गई, मसला वो नहीं है, किन ताकतों ने इस घटना को करवाया है, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है। जब तक उनका पर्दाफाश नहीं होगा, जब तक वो नहीं पकड़ाएंगे, तब तक चीजें साफ नहीं होंगी। एक बात। और दूसरी बात है कि आजम साहब अपनी वो बातचीत में इस प्रेस के इतर उन्होंने जो बयान दिया है, कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पे, उससे भी अगर हम इस मंतव्य को जोड़ के देखें तो उन्होंने अखिलेश जी को बधाई देने के साथ साथ समाजवादी पार्टी में जो कुछ लोग जो समाजवादी विचारधारा या समाजवादी धारा के नहीं हैं, वो लोग आके अखिलेश जी को भरमा रहे हैं, वो लोग आके अखिलेश जी को मिसगाइड कर रहे हैं, इस तरह की जो शंका उन्होंने व्यक्त की या कहिए अपनी व्यथा उन्होंने कही, तो उनके इस तरह से एक्टिव होने पे एक बात साफ नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर आजम खान साहब चिंतित हैं और कैसे बड़े पैमाने पे दलित समाज के भीतर ये विश्वास दिला पाए कि हम लोग अगर साथ नहीं रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लोग और दलित समाज के लोग, तो बार बार लोग प्रताड़ित किए जाएंगे, सरकार की इंटेंशन ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये कोई पहला हमला नहीं है और ये कोई आखिरी हमला नहीं है। तो मंतव्य साफ है, कहने का तरीका जितना भी सरल या तीखा हो, लेकिन बात साफ निकल के आ रही है कि सरकार के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा और अकलियत के लोग और मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के लोग अगर एक साथ मिलकर संघर्ष नहीं करेंगे तो ये सरकार उनको ढंग से जीने रहने नहीं देगी। ये लाइन उनकी साफ है और हमको लगता है कि सपा को भी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये बात बताने की कोशिश माननीय आजम खान साहब कर रहे हैं। मसला जो भी हो, उनके मन में जो भी रहा हो, लेकिन ये बड़ी ऐतिहासिक पहलकदमी रही। और जिस तरह से चंद्रशेखर रावण पे हमले के बाद पूरे देश भर में और खास करके उत्तर प्रदेश के दलित समाज के लोगों के भीतर उनके प्रति सिंपैथी और चिंता बढ़ी है, उनको लेके पॉलिटिकल अवेयरनेस पॉजिटिव बढ़ा है, ये बड़ा शुभ संकेत है। ये शुभ संकेत इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो मायावती जी के इर्द गिर्द ही केवल घूमती थी,
अब वो किसी और दिशा में भी देखने को अपने आप को मजबूर पा रही है। तो जो भी होगा वो तो कुछ दिन बाद दिखने लगेगा। वो लोग, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन जो भी होगा वो दलित राजनीति के लिए और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल गठजोड़ के लिए काफी मायने रखेगा। आप भी नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार।